नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका कृतिका का अध्याय मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। तो इसका एक अंश हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके प्रश्नोत्तर भी। तो अब आगे पढ़ते हैं। पिछले अंश में हमने पढ़ा था कि लेखिका मृदुला जी अपने माँ-जी और नामी चोर के किस्से की चर्चा कर रही थी कि वो किस्सा, वो कहानी मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ और चोर का दर्शन भी कर चुकी हूँ, उसका दीदार भी कर चुकी हूँ। तो कहानी सुना रही हैं, वो किस्सा सुना रही थी कि हुआ यूँ था, किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम सभी मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी, राती जगह कर रही थी, गीत गा रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई। चोर बेचारा तमाम जोग्राफिया दिमाग में बिठलाकर, जोग्राफिया से तात्पर्य है कि पूरी प्लान युक्ति दिमाग में बनाकर और फिर उतरा था चोरी करने के लिए। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। उसने सोचा कि ये बूढ़ी है, एक जगह पड़ी रहेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पाँवों की आहट ध्वनि से ही उसकी आंख खुल गई। तो माँ जी ने कहा, कौन? माँ जी ने बड़े ही इत्मीनान से, आराम से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चले आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया कि युगों से चला आ रहा है कि कोई भी पूछा जाता है तो उसका जवाब यही होता है, कौन है? जी मैं हूँ। तो इसका पारंपरिक रूप से जो चला आ रहा जवाब था, असंगत जवाब था, जी मैं दिया। तो माँ जी ने कहा कि पानी पिला। चोर झिझक कर रह गया, जी मैं। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कस कर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे भी थी। उसने भी ये सुन रखा था कि इस बुढ़िया का, माँ जी का तार भगवान से जुड़ा हुआ है, ये भगवान से बातें करती है। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। तो जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। माँ जी ने कहा कि भाई जल्दी कर, पानी लेकर आ, बड़ी ही प्यास लगी है। लेकिन मारे घबराहट के और धर्म संकट के चोर सच कह गया, पर मैं तो चोर हूँ। उसने घबराहट के मारे, वह धर्म संकट अर्थात मैं तो चोर हूँ, मैं कैसे तुम्हें पानी पिला सकता हूँ। तो उन्होंने सच कह दिया। हुआ करे, अर्थात चोर है तो क्या हुआ। माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म ने बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा ने हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पानी पी लेगी? तो चोर ने पूछा कि आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? माँ जी ने कहा ने रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है, अर्थात कौन यहाँ उपस्थित है जो पिलाएगा। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं, उपस्थित हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया, हक्का बक्का रह गया, घबरा गया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ, पूरी सावधानी के साथ पानी भरकर लोटा वापस आया तो पहरेदार ने धर दबोचा, उसको पकड़ लिया। कुएं पर देख लिया गया था, जब वो पानी भर रहा था तो पहरेदार ने देख लिया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम
माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर चाहे खेती, कि या तो तुम खेती कर लो या चोरी कर लो। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो इसलिए रोमांचक धंधा छोड़कर चोरी का और खेती से लगा, खेती करने लग गया। सालों साल लगा रहा, कई साल तक खेती करता रहा। जब मैंने उसे देखा, लेखिका ने देखा, तो बड़ा भला मानुस, भद्र पुरुष, भला व्यक्ति बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच अच्छी फंसी। किया तो खानदानी विरासत कह सकते हैं या उसके मस्तिष्क के जीवाणुओं का प्रकोप कह सकते हैं, कि मैं उन दोनों बुढ़ियाओं के, और दोनों से तात्पर्य एक उसकी नानी और एक उनकी माँ जी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी थी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक ही बेकार ही रोमानी ही रही थी। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न उत्सव मनाया गया, तो दुर्भाग्य से मैं बीमार थी। मैं बीमार हो गई। उन दिनों टाइफाइड का खासा विशेष जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम सभी रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। शिरकत करने की अर्थात वहाँ आनंद करने की या फिर आनंद उत्साह मज़ा लेने की इजाज़त, अनुमति नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उससे ज़्यादा नाना थे, मित्र थे तो मैं उन्हें नाना के समान ही मानती थी। इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गई, वो चुप रह गए। मैं बदस्तूर अर्थात नियम अनुसार रोती कलपती रही, जैसे कि किसी बच्चे को उसकी जिद पूरी नहीं करवाते हैं तो वो रोते हैं, उसी प्रकार से लेखिका भी रोती रही नियम अनुसार। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा, कि जैसे कोई बच्चे की इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोता है, उसी प्रकार से मैं रोई थी। कि मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। कि मैं इतनी छोटी भी नहीं थी कि गुड़िया से बहल जाती, मान जाती, चुप हो जाती, और इतनी बड़ी भी नहीं थी कि डॉक्टर के उस तर्क को समझ जाती अपने स्वास्थ्य को लेकर। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कामराव जो का उपन्यास पकड़ा गए। तो ये रूसी लेखक का एक उपन्यास है। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था, अर्थात मानसिक बीमारी थी ये। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके हैं, वहाँ से जा चुके थे, तो पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। कि एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी, अर्थात इतना समय नहीं दिया कि दोबारा रोना शुरू करूं या फिर कोई काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स काराम जो मुझे देने में क्या तुक थी, कि ऐसा कोई मेल नहीं था, संयोग नहीं था, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई अब वह नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढमड्ढ हो गए। अधिक बार पढ़ने से वो सारे के सारे मिश्रण हो गए, अर्थात एक विच्छेद दूसरे विच्छेद में मिल गए, सर्ग आपस में मिल गए थे। कितनी पहली बार में पल्ले पड़ा, अर्थात कितना पहली बार में समझ में आया, कितना बाद में, यह कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार या अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा, और जो मुझे वह बच्चों पर अत्याचार करने वाला जो
अध्याय था वो मुझे कंठस्थ हो गया था। इसे उपन्यास का, ब्रदर्स काराम जो उपन्यास का, तो वह अध्याय या वह महत्वपूर्ण भाग अंश मेरे साथ जीवन में हमेशा रहा, मुझे एक संबल प्रदान करता रहा और मेरी रचनाओं में भी उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। इसमें उस ब्रदर्स कारामजो का वह जो अंश था जिस पर बच्चों पर होने वाले अत्याचार का वर्णन था, तो उस अंश का काफ़ी प्रभाव पड़ा मेरी इन रचनाओं पर। तो इसके जो लेखक हैं पुस्तक के, वो प्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार दास्तोवस्की हैं। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए निरंतरता बनाए हुए लीक पर चलने से भी इनकार की रही। अर्थात हमारी जो पारंपरिक परंपरा थी, पारिवारिक परंपरा थी, उस पर चलने से भी इनकार की रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी और बाहर का नाम था मंजुल। लेखिका अवतार हुआ कि वह लेखिका बनी मंजुल भगत के नाम से उसके लेखिका का अवतार हुआ, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा और बाहर का नाम मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी और घुरघुस क्यों हो, अर्थात इस प्रकार की दिखावटी क्यों कर रही हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था और अभी भी इसका उचित जवाब नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। व्यक्तित्व का कोई नुकसान नहीं होता है। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा, बाकी 2 का हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इनसे बड़ी का और लेखिका का ये दिया गया है कि देखो, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी, घर का नाम था रानी और बाहर का नाम मंजुल, और इनका घर का नाम उमा और बाहर का नाम मृदुला। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े। मुझसे छोटी बहन का नाम है गौरी और बाहर का है चित्रा। वह नहीं लिखती है कि वो लेखन कार्य नहीं करती है। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद जब चौथी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है। जैसे समय बदल रहा है तो समय के बदलाव के हिसाब से वह अंग्रेजी में लेखन कार्य की है।
पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। लेकिन राजीव अपनी बहनों की तरह ही वह हिंदी में लिखने लग गया। पर चार लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता, अर्थात मेरी रचनाओं को कोई नहीं पढ़ता है। इस तथ्य को हजम करने में, अर्थात स्वीकार करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से दो चार नहीं होना पड़ेगा। दो चार होना अर्थात सामने होना, अर्थात मेरी हिंदी आलोचना तो नहीं होगी। खैर, मैं अपनी ही नहीं, उन देवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई थी, कि मन्नत के परिणाम स्वरूप ही वो धरती पर आई थी। उनका जन्म हुआ था कि वो पोती की मन्नत मांग रही थी और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर, अर्थात सब एक से बढ़कर एक थी। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम, अर्थात उसका दृश्य यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती, तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती, मना कर देती। उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक है, अर्थात सामंत शाही दर्शाता है। जो शायद था, जो सामंत शाही था भी, उनके पिता सामंत थे अंग्रेजों के। पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी, लेकिन उनके प्यार प्रेम का भी असर था, और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी, कि रसोइये को जल्दी खाना खिलाकर उसको काम से निवृत्त करने के लाचारी का भी असर था। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, अर्थात उनसे मुक्त रहती थी, दूर रहती थी। पर पिता काफ़ी कुड़ते बुनते, दुखी होते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर, पसीने में पूरी तरह से डूबी हुई, खरामा खरामा, अर्थात धीरे धीरे। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा, अर्थात उसकी प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान परीक्षा देने से भी परहेज था, परीक्षा भी नहीं देना चाहती थी वो। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर ली, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई, वह अड़ गई। उनके सामने बहस करने लगी कि पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी, तभी मैं परीक्षा दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। कि मुझे ऐसा लगा कि बीए करने से जीवन में कुछ फ़ायदा होगा तो मैं करूँगी, वरना नहीं करूँगी। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो। पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह आदि। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को और न ही स्वयं को, पिताजी को। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है, जो कई वर्षों से, युगों युगों से माँ बाप अपने संतान को कहते हैं। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। तो उसने कहा कि ये मेरी इच्छा है, मैं कह रहा हूँ इसलिए तुम बीए कर लो। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी अर्थात पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है, अर्थात जिस प्रकार से माँ सत्य बोलती है, उसी प्रकार से यह रेणु भी सत्य ही बोलती है। गनीमत यह है कि शुक्र है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है, हंसाती रहती है।
आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। इत्र तो होने चाहिए जिनके बदबू आती है, दुर्गंध आती है, मैं तो रोज नहाती हूँ, मेरे अंदर दुर्गंध आती नहीं है। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी, रुचि औरों को पढ़ाने में रखती थी। इसीलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। शागिर्द अर्थात शिष्य। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ, परिचित नहीं था। पर उसका कहना था जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई जो उसने पसंद किया था। कोई मुश्किल पेश नहीं आई, किसी प्रकार की कोई मुसीबत सामने नहीं आई। और आती क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिया, अर्थात उनके सामने पराजित हो गए, नतमस्तक हो गए। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती थी। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया। कम खिसकी मालूम अर्थात थोड़ी पागल सी लगती थी कि पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला प्रवेश लिया, ढंग से पढ़ाई की पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। पर उसके आगे लीक पर नहीं चली। जो पारिवारिक परंपरा थी उनकी, उस पारिवारिक परंपरा को नहीं अपनाया। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं, अच्छा नहीं लगा। और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लग गया। तो यह भी लिखने लग गई, मंजुल की तरह और मृदुला की तरह ही। एक बात हम में एक सी रही है, समान रही है कि घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। परंपरागत तरीके से नहीं चलाया तो उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा आजीवन, चाहे तलाक के कगार पर, किनारे पर खड़ी चली हो, मगर कगार तोड़ डूबी नहीं। कि चाहे वो मुसीबतों के किनारे पर ही खड़ी हो, लेकिन मुसीबतों का किनारा तोड़कर या किनारा टूटकर वो डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। ये बताया है कि मर्द बदलने से या तलाक ले लेने से किसी प्रकार का कोई कारण सिद्ध नहीं होता। ये भी बात सत्य भी है। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते थे तो अलग अलग दड़बों में बैठते, अर्थात जो उनका बॉक्स होता है थिएटर में, पिक्चर देखने के थिएटर में, तो अलग अलग बॉक्स में वो बैठती थी। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही है। नाटकों में एक्टिंग करने की रुचि रखती थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं साधुशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे हैं, अर्थात लगभग 5 वर्ष के हैं। पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं है, कोई अच्छा स्कूल नहीं है। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त प्रार्थना की
कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। पहले उन्होंने कहा चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वहाँ ये मिशनरी स्कूल नहीं खोली जा सकती है, क्रिश्चियन स्कूल। कि पहले उन्होंने कहा कि चूंकि उस प्रदेश की क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए कि ये बच्चे भी शिक्षा पाने लायक हैं, इनकी बुद्धि भी कुशाग्र है, प्रतिभाशाली हैं, कि अपने इसरार पर जारी रखा, अर्थात अपने आग्रह पर, निवेदन पर जारी हुए। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते कि शर्त यह है कि आप हमें यकीन दिलाएं कि वह उस स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। कि हम स्कूल खुलवा सकते हैं, लेकिन आप ये यकीन दिलाओ कि वह 100 वर्ष तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता। वह अगले 100 बरस तक चलेगा या एक दिन चलेगा, कब चलेगा तो ये किसी के बारे में कहा नहीं जा सकता है। वे भी कुछ गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। अर्थात अनपढ़ बच्चे रहेंगे, उनको पढ़ाओगे तो वो पढ़ाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं है। बात कड़वी थी पर 100% सच थी। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ कि जिनका दिमाग अतिरिक्त वे में काम करता है तो उसको खिसका हुआ लोग कह सकते हैं। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात प्रतिष्ठित स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका, अर्थात लीक से हटकर अपनी राह खुद तलाशता रहा है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती हूँ। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है, रुक जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थी। पहले तल्लों से अर्थात पहले तल था फर्स्ट, ये कह सकते हैं ग्राउंड फ्लोर, तो उसमें फाइलें पानी में तैर आई थी क्योंकि नीचे पानी भर गया था। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है, स्पष्ट है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल अर्थात उचित जवाब किसी के पास नहीं है। अच्छा जवाब किसी के पास नहीं है। हमारे पास यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा होगा। बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था, अर्थात बंद था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी।
गनीमत यह थी कि शुक्र यह था कि बारिश एक बार में ही बरस लेने के बाद थम गई थी, रुक गई थी। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेणु को देख दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल, कोई दुख नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा हमने पहले ही कहा था। तो उसने कहा, रेणु ने, कि स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन, जगह जगह पानी से लब करते सुनसान शहर में निचाट, बिल्कुल अकेले, अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और होता है। तो इस प्रकार से यहाँ अंतिम पंक्तियों में अकेलेपन का आनंद स्पष्ट किया है। तो 2 अंशों में यह संपूर्ण पाठ का व्याख्यान पूर्ण होता है और इसके अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रश्नोत्तर की। इसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।